हेलो दोस्तों। तो आज हम सरल रेखा में देखने वाले हैं कि गति के जो समीकरण होते हैं उनको उनका निगमन यानी कि उनका डेरिवेशन किस तरीके से किया जाता है, हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। और ये डेरिवेशन देखेंगे दो मेथड से, एक जो हम 9th में देखते थे उस तरीके से और एक जो 11th में अपने को देखना है उस तरीके से हम देखेंगे। ठीक है। तो देखिए, हम सबसे पहले इसमें समझते हैं कि जो गति के समीकरण होते हैं वो होते क्या हैं। आप लोगों को याद होगा कि अगर 9th में आपने थोड़ा बहुत ध्यान दिया हो तो आपने देखा होगा कि गति का जो पहला समीकरण होता है वो होता है v = u + at, ये होता है। जो गति का दूसरा समीकरण होता है वो होता है s = ut + ½ at का स्क्वायर, ये होता था। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें यानी कि गति के तीसरे समीकरण की, तो ये होता है v² = u² + 2as, ये होता है। ठीक है। अब देखिए, अगर यहाँ पे समझें तो जो u होता है इसको बोला जाता है प्रारंभिक वेग, इसको हम बोलते हैं प्रारंभिक वेग। जो इसमें v होता है इसको बोलते थे अपन अंतिम वेग, और बोलते थे ना, बोलेंगे भी, इसको अंतिम वेग बोलते हैं। जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि v हो गया, u हो गया, a जो होता है इसको अपन बोलते हैं त्वरण, a को बोलते हैं त्वरण। और जो यहाँ पे आप s देख रहे हैं, s को अपन बोलते हैं विस्थापन, या इसे हम बोल सकते हैं दूरी। विस्थापन भी s से प्रदर्शित करेंगे और दूरी को भी s से प्रदर्शित अपन करते हैं। t जो होता है इसको हम बोलते हैं समय। t क्या होता है? समय। अगर इनके हम यूनिट की बात करें तो वेग का जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड होता है, अंतिम वेग का भी मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होगा, त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर, विस्थापन या दूरी का मात्रक होता है मीटर, और समय का मात्रक होता है सेकेंड। ठीक है। तो अब इन्हीं को हमें डिराइव करना है, यानी कि इस सूत्र का हमें निगमन करना है। तो किस तरीके से किया जाएगा? तो सबसे पहले तो आप देखिए कि जो हम कभी 9th में किए थे हम पहले उस तरीके से देखेंगे, फिर जो हमें अब करना है उस तरीके से भी देखेंगे। ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं। तो हम यहाँ पे बात करेंगे गति के पहले समीकरण के बारे में। ठीक है। हम इस सूत्र का निगमन करने जा रहे हैं, यानी कि गति के समीकरण का निगमन। तो इसके पहले हम हेडिंग लिख लेते हैं। ठीक है। हेडिंग लिख लेते हैं, गति के समीकरण का निगमन, यानी कि इसको हम बोलते हैं डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है। हम ये देखेंगे। इसमें देखिए, पहले की बात करें तो इसको बोला जाता है गति का पहला समीकरण, गति का पहला या गति का प्रथम समीकरण। तो ये हम लिखेंगे गति का प्रथम समीकरण। इसको बोला जाता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये होता है हमारा गति का पहला समीकरण। ठीक है। अगर हम गति के फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के डेरिवेशन की बात करें, निगमन की बात करें, तो इसे किया कैसे जाता है? आपने पिछले जो लेक्चर देखे हैं उसमें हमने देखा था त्वरण को। तो हम सबसे पहले समझेंगे त्वरण, और त्वरण का सूत्र लिखेंगे। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे में, ये अपना होता था समय, वेग परिवर्तन बटे में समय या समय अंतराल। तो हम इसे लिख दें समय अंतराल, ये ज़्यादा बेटर है। ठीक है। वेग परिवर्तन को हम लिखेंगे डेल v बाई नीचे डेल t। ठीक है। तो अब देखिए, त्वरण को दिखाते हैं a से। अब डेल v का मतलब क्या है? डेल v का मतलब होता है
कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। जैसा कि डेल वी में से ये अंतिम वेग है, अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग घटा देते हैं तो इसे ही बोला जाता है वेग परिवर्तन या डेल वी अपन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम डेल टी की जगह रखेंगे टी, यहाँ डेल टी की जगह क्या रखेंगे, टी रखेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे अगर ये डेल वी दे रखा है तो डेल वी की जगह हम लिखेंगे वी माइनस यू। तो यहाँ पर हम चाहें तो डेल वी अपॉन डेल टी ये लिख के ए बराबर यहाँ पे v माइनस यू और डेल टी की जगह हम t पुट कर देंगे। ठीक है, ज़रा इसको यहाँ गुणा कर दीजिए इसका, तो ये बन जाएगा ए टी बराबर यहाँ पे रहेगा v माइनस यू। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये आ रहा है ए टी इक्वल्स टू वी माइनस यू। तो यहाँ से हमारा आ रहा है कि ए टी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू। आप चाहें तो इसको इधर और इसको इधर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी, ये लिख सकते हैं। अब u को हम इधर भेज देंगे तो v इक्वल्स टू, अब देखिए u माइनस में है, u माइनस में इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ए टी प्लस यू कर देंगे, या इसे अगर प्रॉपर वे में लिखना चाहें तो इसको पहले और इसको बाद में, तो u प्लस ए टी कर दीजिए। यही हो गया गति के पहले समीकरण का निगमन। इस तरीके से गति के पहले समीकरण का निगमन अपन करते हैं। तो ये बात समझ में आ गई, तो ज़रा इसे कॉपी करें और इसके आगे हम फिर देखेंगे गति के दूसरे समीकरण को। ठीक है, वो जैसे है अभी उसको वैसे ही रहने देते हैं। अब गति के दूसरे समीकरण को अपन देखते हैं। तो देखिए हम ये हटा रहे हैं, आपको बात समझ में आ गई होगी। तो गति के अगर पहले समीकरण की बात करें तो गति का पहला समीकरण होता है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो इसे ना हम किनारे एक तरफ लिख लेंगे क्योंकि इसकी ज़रूरत अभी हमें पड़ेगी। तो ये आ जाएगा v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, और ये हमारा प्रूफ हो गया है गति का पहला समीकरण। अब हम गति के दूसरे समीकरण की बात करेंगे, यानी कि गति का द्वितीय समीकरण। गति का द्वितीय समीकरण इसे बोलते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसे हम बोल सकते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इसको डेराइव करने के लिए ज़रा बात को समझिएगा कि इसको डेराइव कैसे किया जाता है। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है औसत वेग। औसत वेग में अगर हम देखें तो एक देखे थे औसत वेग को, या औसत वेग की अगर बात करें तो देखिए होता क्या है कि औसत वेग बराबर होता है v प्लस यू बाई टू। एक फॉर्मूला ये होता है, तो बस आपको अभी ध्यान रखना है इसके डेरिवेशन के लिए। हम यहाँ पे कहेंगे कि औसत वेग बराबर होता है, यहाँ पे आप बोल सकते हैं यहाँ पे कि औसत वेग v प्लस यू बाई टू, आप ये बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए औसत वेग तो हमें पता चल गया कि v प्लस यू बाई टू। देखिए ये डिराइव करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब हम समझेंगे कि एक और कि तय की गई दूरी होता क्या है। तय की गई दूरी की अगर बात करें तो हम तय की गई दूरी, आप ऊपर लिख लीजिए, तय की गई दूरी बराबर हम लिखेंगे कि औसत वेग गुणे समय। तो औसत वेग गुणे समय ये होता है आपका तय की गई दूरी। ठीक है, और तय की गई दूरी को हम अपन s से दिखाएंगे। s बराबर अगर औसत वेग की बात करें तो v प्लस यू बाई टू है, और यहाँ पे इंटू समय को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, t से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप क्या करिए कि जब ये आपको मिल गया ना तो इसे लिखिए एक और, देखिए इसको क्या करिए यहाँ भेज दीजिए। सबसे अच्छा तरीका है कि इसको यहाँ भेज दीजिए या इसको यहीं रहने दीजिए, इसको यहीं रहने दीजिए। s बराबर हम इसे लिख सकते हैं v प्लस यू, सॉरी हम लिखेंगे s बराबर v प्लस यू बाई टू, इसे ऐसे कर लीजिए इंटू टी। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। अब क्या करिए कि यहाँ पे इसमें पुट करिए, इसमें पुट करेंगे v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब हम इसमें v प्लस यू प्लस ए टी, वी इक्वल्स टू यू प्लस
ए टी इसमें पुट करेंगे, ठीक है। v की जगह u प्लस ए टी रखेंगे, तो यहाँ से देखिए ये s आया है, s बराबर, अब v प्लस यू, v की जगह u प्लस ए टी, तो हम यहाँ रखेंगे u प्लस ए टी, ठीक है। प्लस u है तो प्लस u, ये बाई आपका 2 है तो 2 इंटू टी ये है, ठीक है। ज़रा इसे और थोड़ा सा बेहतर तरीके से लिखिए, देखते हैं। अगर हम u में u जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2u प्लस ए टी बाई 2 इंटू टी, ऐसे। s बराबर आप क्या करिए, ज़रा इनको अलग अलग करिए, तो 2u बाई 2 ये लिख सकते हैं, प्लस 80/2 हम ये लिख सकते हैं, ठीक है, और इंटू टी। हमने क्या किया है ना कि इनको अलग अलग दोनों को कर दिया, तो बीच में प्लस था, प्लस लगा के दोनों को सेपरेट कर दिया है, ठीक है। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से s बराबर क्या बचा कि s बराबर बचा है u प्लस ये 80/2 इंटू टी, ये बचा है, ठीक है। अब देखिए क्या करिए, इसे और थोड़ा सही से लिखिए, s बराबर t से अंदर गुणा कर दीजिए, तो ये बन जाएगा यू टी प्लस, अरे u से t में गुणा करेंगे तो बनेगा यू टी, और t से जब अंदर गुणा करेंगे तो ए टी गुणे टी क्या होगा, t का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 80/2। इसे सही से लिखने का तरीका होता है यू टी प्लस हाफ, देखिए बाई 2 को 1/2 हम लिख सकते हैं, ठीक है, फिर 80 का स्क्वायर, ये बन गया। तो s बराबर क्या आ गया, यू टी प्लस हाफ 80 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा जो गति का दूसरा समीकरण है ये भी प्रूफ हो गया, ठीक है। चलिए, हाँ जी, तो ज़रा इसे आप ध्यान ज़रूर रखिएगा, ठीक है। ये जस्ट एक गति के समीकरण को जो प्रूफ करना है ना, निगमन करना है, उसका जस्ट एक तरीका है, बाकी और कुछ नहीं है। तो आप इसे ध्यान रखिएगा कि जो गति का दूसरा समीकरण होता है वो होता है आपका s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। चलिए अब हम गति के तीसरे समीकरण की बात करेंगे। देखिए पहली बात है ना कि आपको जो गति का समीकरण दिख रहा है ना, आप इसे पहले याद कर लीजिए, ताकि आपको पहले डेरिवेशन से करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आना क्या है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि हम अपने हिसाब से उसके बाद ही पुट कर पाते हैं कि क्या पुट करेंगे तो क्या आएगा। ये आपसे जब डेरिवेशन पूछेगा तब आपको ये करना होगा, अदरवाइज बस इसका यूज़ करना होता है, ठीक है। चलिए जी, अब हम बात करेंगे गति के तीसरे समीकरण के बारे में, यानी कि गति का तृतीय समीकरण, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। गति का तृतीय समीकरण यानी इसको बोलते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखिए इसको डेराइव कैसे किया जाएगा वो समझिए। देखिए हमें ये पता है कि v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है, ठीक है। अब क्या करिए, दोनों इसका वर्ग कर दीजिए, तो हम बोलेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब हम दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो ये v स्क्वायर बन जाएगा, u प्लस ए टी का ये होल स्क्वायर बन जाएगा। इतनी बात तो ठीक है ना, ये तो करना ही अपने को। ज़रा आगे आप समझिए, ये आपका v स्क्वायर रहेगा बराबर, अब जब इसका खोलेंगे तो u स्क्वायर प्लस ये आपका 80 का होल स्क्वायर बनेगा, प्लस 2u इंटू 80, 2u इंटू 80 ये बनेगा। अरे आपको तो ये पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर प्लस में 2 इंटू ए इंटू बी, यही तो फॉर्मूला होता है। अब इसी फॉर्मूले के हिसाब से हमने इसको ओपन किया है, ठीक है। आप इसको v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर ऐसे ही रखिए, प्लस इसको आप लिख दीजिए a स्क्वायर टी स्क्वायर। अरे जब स्क्वायर अंदर देंगे तो ए टी का स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर टी स्क्वायर होगा, ठीक है। प्लस में आपका आ जाएगा
2u/AT, ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या करिए, एक काम करिए कि ज़रा इसको इधर और इसको इधर लिखिए। तो जब बस जैसे हम बता रहे हैं अभी वैसे आप करिए। ठीक है, 2u/AT प्लस a² बस आपको यही करना है। इसके बाद क्या करिए कि v² बराबर u² प्लस, यहाँ से 2a कॉमन ले लीजिए, यहाँ से 2a और यहाँ से मतलब यहाँ से भी वही कॉमन लेना है। ठीक है, तो देखिए 2a कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बच जाएगा आपका u और t, तो यहाँ से बचा ut प्लस, अब यहाँ से देखिए आप क्या करिए कि जब आप दो कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे 1/2 आ जाता है। ठीक है, मतलब समझिए जैसे x प्लस वाई है, 2x प्लस अगर y हो और इनमें से अगर दो कॉमन लिया जाए तो दो कॉमन कब ले सकते हैं आप ना, ऐसा करिए कि 2 से इसमें ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। जब गुणा करेंगे और ऊपर से दो कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस वाई गुणे 1/2 बचेगा कि नहीं बचेगा। तो बस हम यही काम यहाँ भी कर रहे हैं कि 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। ठीक है, और दो कॉमन जब लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 1/2 बचेगा, तो ये बचेगा। ठीक है, ये बचेगा नीचे यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या बचा, a बचा और t का स्क्वायर बचा। एक तो a बाहर हम खींच लिए हैं तो एक a बचेगा और t का स्क्वायर, तो ये बचेगा। ठीक है, ये बच गया। अब आप देखिए कि ut प्लस हाफ AT² होता क्या है, तो यहाँ देखिए ut प्लस हाफ AT² जो होता है वो s के बराबर होता है। ठीक है, s के बराबर होता है। तो हम चाहें तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं, मतलब इसके प्लेस पे हमें s पुट करना है। तो यहाँ से जो बन जाएगा v² बराबर आपका u² तो रहेगा ही, हाँ, प्लस 2a भी रहेगा। अब इसके प्लेस पे हम s रखेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, 2as, तो ये होता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन। तो इस तरीके से हम नॉर्मल वे में करते हैं, जो हमें मतलब दोनों मेथड से, यहाँ पे एक्चुअल में 11th में हमें दो मेथड से करना होता है, एक जो 9th में हम किए होते हैं और एक 11th में। ठीक है, तो ज़रा इसे कॉपी कर लीजिए। तो इसके बाद अब हम देखेंगे इंटीग्रेशन के थ्रू किस तरीके से हमें इंटीग्रेट मतलब इसको डेराइव करना होता है, अब ये देखेंगे। ठीक है, देखिए हम इंटीग्रेशन का थोड़ा सा आपको याद दिला दे रहे हैं ना कि इंटीग्रेशन किस तरीके से किया जाता है, बस थोड़ा सा आपको समझा दे रहे हैं। यहाँ कॉपी करिए, फिर इसके आगे देखते हैं। चलिए जी, हाँ जी, चलिए अब हम देखेंगे यहाँ पे कि जो गति का समीकरण यानी कि इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसको इंटीग्रेशन यानी समाकलन विधि द्वारा किस तरीके से डेराइव किया जाता है। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं कि गति के समीकरण का निगमन, गति के समीकरण का निगमन समाकलन विधि द्वारा, समाकलन विधि द्वारा, यानी कि हम यहाँ पे देखेंगे कि डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाई इंटीग्रेशन, ठीक है, चलिए समझिए आप। देखिए अगर आपको, अब हम इंटीग्रेशन की बात बता रहे हैं तो इसको कराने से पहले थोड़ा सा बस समझ लीजिए आप। ठीक है, मान लीजिए कि ये आपको कुछ इस तरीके से दिया है कि y = x⁴n। हम कहें कि इसको दोनों तरफ आप इंटीग्रेट कर दिए, यानी कि समाकलन करिए इनका। तो जब समाकलन करते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू t, तो हम इसे लिखते ऐसे हैं, ये विद रिस्पेक्ट टू x तो ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और ऐसे कर देते हैं बराबर ये x⁴n और ये dx। तो अपने को इधर मतलब नहीं होता है। ठीक है, इधर मतलब नहीं होता है, तो आप इसे
या तो ऐसे समझ लीजिए कि y बराबर आपको दे रखा है कुछ इस तरीके से। अब इसका हमें समाकलन यानी इंटीग्रेशन करना है। तो जो इसका फॉर्मूला होता है ना, वो होता है जैसे x की पावर n है तो n+1 होता है, बाई n+1 ये होता है कि x की पावर n+1 अपॉन n+1 ये होता है। अगर मान लीजिए कि हम केवल dx को इंटीग्रेट करते हैं तो dx के आगे 1 होगा, ठीक है। अच्छा, 1 को हम लिख सकते हैं x की पावर 0, तो x की पावर 0, क्योंकि ये dx है ना, अगर यहाँ t होता तो यहाँ t लिखते, अगर x है तो यहाँ x लिख रहे हैं, ठीक है। ये होगा dx। अब देखिए इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से जो x की पावर 0, n यहाँ n था, यहाँ 0 है, तो 0+1 करेंगे अपॉन 0+1 तो आ जाएगा x की पावर 1। यानी कि अगर हम केवल dx या 1dx को इंटीग्रेट करें तो इसका इंटीग्रेशन x होता है, ठीक। तो बस ज़्यादा नहीं, आपको इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर आपने पहले के लेक्चर देख रखे हैं, मतलब बेसिक मैथ, मूलभूत गणित, तो आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे हम इंटीग्रेशन भी देखे थे, ठीक है। अब ज़रा समझिए, यहाँ पे कहानी अच्छे से समझिए कि ये शुरू कहाँ से होगी। हम ऐसे बोलेंगे कि माना कोई वस्तु, माना कोई वस्तु, क्या माना एक वस्तु, माना एक वस्तु समय t इज इक्वल्स टू 0, t इज इक्वल्स टू 0 पर प्रारंभिक वेग, पर प्रारंभिक वेग u, प्रारंभिक वेग u से गतिमान है, u से गतिमान है तथा त्वरण, a से त्वरण a से t समय बाद या t समय में, त्वरण a से t समय में s दूरी तय करके, s दूरी तय करती है, s दूरी तय करती है तथा अंतिम वेग v, अंतिम वेग v हो जाता है, अंतिम वेग v हो जाता है। चलिए समझिए, अब हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जब t इज इक्वल्स टू 0 था तो प्रारंभिक वेग क्या था, u था। कहने का मतलब ये है कि हम मान लीजिए कोई गाड़ी जा रही थी और हम देखना शुरू किए थे, तो देखना शुरू करने का मतलब है कि t इज इक्वल्स टू 0 टाइम पर उस गाड़ी को हम देखें, यानी कि उसका वेग क्या था, वो जा रही थी, तो वो किसी न किसी वेग से जा रही थी। कहने का मतलब प्रारंभिक वेग u है। लेकिन कुछ समय बाद ये देखने को और उसका त्वरण जो था a था, कुछ समय बाद देखने को मिला कि वो s दूरी तय कर चुकी है, और s दूरी तय करने के बाद उसका वेग जो हो जाता है वो v हो जाता है, और v क्या है, अंतिम वेग है, ठीक है। अब इसी के ऊपर हमें इसको डेराइव करना है, तो ज़रा अब समझिए। इसके बाद हम बात करेंगे कि गति का प्रथम समीकरण, अब हम डेरिवेशन शुरू करेंगे। अच्छा, उसके पहले एक चीज़ हम आपको और बता दें, जो ये कहानी लिखी गई है ना, इसको आप शॉर्ट तरीके से चाहें तो ऐसे लिख लीजिए कि जब t इज इक्वल्स टू 0 टाइम था, जब t इज इक्वल्स टू 0 टाइम था, तो जो उसने दूरी तय किया था, दूरी 0 तय किया था, t इज इक्वल्स टू 0 टाइम पे जब गाड़ी को आप देख रहे हैं, उस टाइम आपके हिसाब से वो गाड़ी कोई दूरी तय नहीं की है, ठीक है। और उसका प्रारंभिक वेग u था, प्रारंभिक वेग क्या था, u था, ठीक है। लेकिन हम बोल रहे हैं कि जब t इज इक्वल्स टू टी टाइम, मतलब कुछ समय बाद की बात है, वो जो दूरी तय कर चुकी है, मानते हैं s, ये क्या है, दूरी कितना तय कर चुकी है, s दूरी तय कर चुकी है, ठीक है। और जो अंतिम वेग है,
जरा ना इसे ऐसे नहीं, इसे ऐसे नहीं, चलिए ऐसे रन देते हैं, ठीक है, हाँ ऐसे रन। जो प्रारंभ अंतिम वेग है वो v है, ठीक है, इसे आप जो u है वो अब क्या हो जाता है, v हो जाता है, ठीक है। आप इसको वैसे ही रहने दीजिए, इसी की अब अपने को ज़रूरत पड़ेगी। अब चलते हैं हम गति का प्रथम समीकरण, गति का प्रथम समीकरण। देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इसके बारे में, ठीक है। अब जरा आप ना कहानी को समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे हम ज़्यादा लिखवाएंगे अब नहीं, आपको बस समझ लीजिए। अब ऐसा मान लीजिए कि टी समय बाद की कहानी शुरू हो रही है, ठीक है, टी समय बाद की कहानी शुरू हो रही है। किसी हम पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बात करते हैं, मतलब एक क्षण पे बात करते हैं, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बात करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि जब यहाँ पे मतलब इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, यानी कि जब टाइम t इज इक्वल्स टू टी हो चुका था, तो जो गाड़ी की वेलोसिटी थी, जो गाड़ी की वेलोसिटी थी वो थी dv, मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे dv था। और जो ये टाइम t इज इक्वल्स टू, सॉरी इसको dt लिख देते हैं, टाइम क्या था dt, t इज इक्वल्स टू dt टाइम पर जो वेलोसिटी यानी कि जो उस गाड़ी या वो उस वस्तु का वेग था वो dv था, ठीक है। तो इस टाइम त्वरण क्या होगा, देखिए हम ये बात कर रहे हैं कि dt टाइम पर, मतलब एक बहुत छोटे टाइम पर, यानी dt टाइम पर जो वेग है उस वस्तु का वो dv है, तो फिर त्वरण क्या होगा। तो त्वरण की अगर बात करें तो हमको पता है कि अगर हम किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बात कर रहे हैं तो वहाँ पे इंस्टेंटेनियस आता था, क्या आता था, इंस्टेंटेनियस। तो हम यहाँ पे बात करेंगे ए इंस्टेंटेनियस की, और ये आपका आ जाएगा dv/dt, ये आपने त्वरण देखा है, ठीक है। इसे हम लिख सकते हैं a इज इक्वल्स टू dv/dt, ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं। जरा इसको यहाँ लेके आइए, तो a dt बराबर आपका बनेगा dv, a dt बराबर आपका क्या बन जाएगा, dv बन जाएगा। अब हम यहाँ लिखेंगे कि दोनों तरफ इंटीग्रेट करने पर या दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ समाकलन करने पर, अब दोनों तरफ जब समाकलन इसका करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, ये a dt है बराबर ये आपका dv है, दोनों तरफ समाकलन करिए, इसका कर दिया आपने। अब देखिए यहाँ पे हमें लिमिट लगाने की ज़रूरत पड़ती है, लिमिट लगाने की बेसिक मैथ देखा है तो आप समझ सकते हैं। देखिए हम करें यहाँ पे कि जब टाइम t इज इक्वल्स टू 0 था, यहाँ समय है ना, यहाँ t इक्वल्स मतलब समय है, और यहाँ पे वेग है, समय है वेग है, तो लिमिट जो रखी जाएगी वो उसी के हिसाब से रखी जाती है। तो हम शुरू में बात करें कि जब t इज इक्वल्स टू 0, जब t इज इक्वल्स टू 0 टाइम था तो वस्तु का वेग कितना था, u था। तो यहाँ पर जब यहाँ नीचे रखेंगे तो यहाँ भी नीचे रखना होता है। जब t इज इक्वल्स टू टी टाइम हो चुका था, जब t टाइम हो चुका था तो वस्तु का वेग कितना हो गया था, v। अभी s से कोई मतलब नहीं है, वस्तु का वेग हो गया था v। यहाँ पर जो त्वरण होता है ना, त्वरण एक अचर होता है, त्वरण क्या होता है, यहाँ पर फिक्स होता है, यानी कि जो a की बात कर रहे हैं, a यहाँ पे अचर है, अचर का मतलब कांस्टेंट, अचर का मतलब कांस्टेंट जो ना बदले। और आपको पता है कि जब कांस्टेंट की बात आती है तो वो बाहर हो जाता है, तो a को हम कर लेंगे बाहर, अंदर बचेगा आपका dt, t इज इक्वल्स टू 0 से t इज इक्वल्स टू t तक, यहाँ पे dv, और ये बचेगा आपका u से v तक। अब देखिए हमने आपको अभी अभी बताया था कि अगर हम केवल dx को इंटीग्रेट करते हैं तो आता क्या है, dx को इंटीग्रेट करते हैं तो x आता है। तो उसी तरीके से अगर हम dt को इंटीग्रेट करें, कहने का मतलब है कि अगर हम dt को इंटीग्रेट करें तो आएगा t, dv को इंटीग्रेट करें तो आएगा v, ये आएगा, इनका इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन यही होता है। तो यहाँ से समझिए
हमने dt को, ये बाहर a रहेगा, dt को इंटीग्रेट किया तो t आ गया। जब लिमिट की बात होती है, जो नीचे ऊपर है ना, उसको एक बड़े डब्बे में ऐसे रखते हैं, 0 से t बराबर dv का इंटीग्रेशन क्या है, v, ऐसे डब्बा बनाएंगे और ये नीचे u और ऊपर v, इस तरीके से हम रखते हैं। ठीक है, चलिए जी अब आगे समझिए। a ये तो ठीक है, ये आप देख रहे हैं t 0 से लेके t तक, यहाँ पे v u से लेके v तक, u से लेके v तक। रखने का तरीका क्या होता है कि पहले अपर लिमिट, बाद माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो हम ना यहाँ पे रखते हैं t की जगह, t की जगह हम रखेंगे t माइनस, t की जगह 0 रखेंगे, t की जगह 0, तो 0 ये बराबर, ये v है ना, v की जगह हम v रखेंगे माइनस, अब v की जगह u रखेंगे लोअर लिमिट, ये आ गया। तो यहाँ से a का t में मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आएगा, माइनस 0, तो a का 0 में करेंगे तो 0 बराबर v माइनस u। तो यहाँ से आ गया 80 बराबर v माइनस u। अब इसको आप इधर भेज दीजिए, जब इसको हम इधर भेजेंगे तो बनेगा 80 प्लस u बराबर v। अच्छा, इसे लिख कैसे सकते हैं, इसे लिख सकते हैं v इक्वल्स टू u प्लस 80। और इस तरीके से जो पहला समीकरण है, यानी कि पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है, वो अब हम समझदारों की तरह इसे डेराइव कर चुके हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे जब हम 11th में हैं तो हमें इसी तरीके से देखना होता है। ठीक है, और आप देखिए इसको लेके बिल्कुल घबराइएगा नहीं, ये इतना टफ नहीं है, इजी है, बस आपको जो बेसिक मैथ था उसे एक बार ज़रूर देख लेना चाहिए। ठीक है, चलिए जी अब हम बात करेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को लेके। देखिए, जब आप, अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर में जब सारी चीज़ें आपको आती रहेंगी ना, तभी न्यूमेरिकल आप कर पाएंगे। अदरवाइज अगर छोटी छोटी चीज़ों में आप फंस गए तो आपका न्यूमेरिकल आपके हाथ से निकल जाएगा। इसीलिए जितनी भी छोटी से छोटी बात हो, बड़ी से बड़ी बात हो, आप सारी बातों को ध्यान रखेंगे। चलिए जी अब हम बात करेंगे गति के द्वितीय समीकरण यानी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को किस तरीके से डिराइव किया जाएगा, अब उसको लेके। देखिए, गति का अब हम द्वितीय समीकरण देख रहे हैं। ठीक है, यानी कि इसको हम बोलते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब ये समझिए, आपको पता है कि अब देखिए यहाँ पे उसी तरीके से बात होगी कि यहाँ पे ऐसे कुछ है। देखिए, मान लीजिए कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बात करें, मान लीजिए कि एक यहाँ पे ये है, इनके बीच का जो गैप है ना, वो टाइम है, मतलब बहुत छोटा टाइम लेता है dt, और इतने में जो इनका डिस्प्लेसमेंट यानी जो विस्थापन या दूरी तय करेगा, मतलब हम करें कि जो वस्तु है वो dt समय में कितनी दूरी तय करेगी। dt समय क्या है, बहुत छोटा सा समय है, तो दूरी भी कितनी तय होगी, बहुत छोटी सी, यानी कि ds दूरी तय होगी। तो देखते हैं कि जब dt और ds दिया होता है तो यहाँ पर हमें वेग मिलता है। क्या मिलता है, वेग। तो हम कहेंगे कि जब dt समय में ds विस्थापन हुआ है तो उस टाइम पे, उस पर्टिकुलर टाइम यानी dt टाइम पर वस्तु का वेग कितना रहा होगा। तो आपको पता है कि हम यहाँ पे अगर हम dt टाइम की बात करें, मतलब टाइम बहुत छोटा है, और छोटे टाइम को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस, यानी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बराबर ये हमारा ds बाई dt होता है। क्या होता है, ds बाई dt। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं कि v इक्वल्स टू ds बाई dt, हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, इसको ज़रा यहाँ भेजिए, तो जब इसको हम यहाँ भेजेंगे तो v dt बराबर बन जाएगा ds। ठीक है, तो इसे लिखने का तरीका ज़रा पलट दीजिए, तो हम लिखेंगे ds इज इक्वल्स टू v dt, हम ये लिख सकते हैं, ds इक्वल्स टू v dt हम लिख सकते हैं। अब आगे की कहानी समझिए, यहाँ लिखा गया है ds इज इक्वल्स टू v dt। आप क्या करिए कि v के प्लेस पे, मतलब इसके प्लेस पे v इक्वल्स टू u प्लस 80 रख दीजिए। देखिए, हम डेरिवेशन कर रहे हैं,
इसमें जिस तरीके के स्टेप्स आएंगे वैसे ही आपको करना होगा, आप अपना दिमाग अलग से बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे बताया जाएगा वैसे ही आपको करना है। अब हम v के जगह ये पुट करेंगे u प्लस ए टी, तो ds बराबर बन जाएगा u प्लस ए टी और ये आपका बाहर है dt, ठीक है, ऐसे रख देंगे। अब देखिए आगे की कहानी समझते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो यानी कि हम कहेंगे कि दोनों तरफ समाकलन करने पर अब हम दोनों तरफ इसको समाकलित कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि हम इसको ऐसे करेंगे कि ये ds है और ये आपका u प्लस ए टी और ये है आपका dt, ठीक है। हम कुछ इस तरीके से अब ज़रा लिमिट रखते हैं। हम कहेंगे यहाँ पे, ये देखिए टाइम है, समय, तो हम यहाँ पे कहेंगे ये कि जब समय 0 था, रखने का लिमिट तरीका है, जब समय 0 था तो विस्थापन भी कितना था, 0, तो यहाँ पे रखेंगे 0। देखो जब ऐसे रखेंगे तो ऐसे मिलता है, ठीक है। और हम बात कर रहे हैं कि जब समय t हो जाता है, जब समय t हो जाता है तो विस्थापन s हो गया है, तो विस्थापन कितना हो गया है, s, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो करने का तरीका ज़रा समझिए। इसको पहले ना इधर कर लेते हैं, ठीक है, करके डायरेक्टली पुट कर देंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, या फिर कर ही लेते हैं ना, लिमिट बाद में रख लेते हैं। पहले यहाँ देखिए हम क्या करते हैं कि ये ds है ना, पहले एक बार लिख लें ds, ये 0 से s बराबर, इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, u का dt में मल्टीप्लाई, यानी कि dt से u में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हम लिखेंगे dt से जब u में मल्टीप्लाई करेंगे तो u dt हम लिख सकते हैं, बिल्कुल। लिमिट 0 से t है तो यहाँ से आप 0 से t रखिए, बीच में प्लस है तो प्लस करिए। फिर देखिए आगे आने वाला है at और dt, तो यहाँ रखिए at और ये dt, ठीक है। लिमिट की बात करें तो लिमिट 0 से आपका t है, यही रहने दीजिए, ठीक है, या फिर बना लीजिए ये t है, ठीक है। अब इसको अलग से ds का अगर हम बात करें कि ds का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ये s होगा, तो ds का इंटीग्रेशन s, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से s तक, बराबर u dt। u जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये आपका कांस्टेंट है, यानी कि फिक्स है, तो u को बाहर आप लेके आइए, अंदर क्या बचेगा, dt, तो ये dt और ये 0 से t ये रख देंगे। यहाँ पे देखिए a को बाहर लेके आइए, क्योंकि a यहाँ पे कांस्टेंट यानी अचर है, ठीक है। अंदर t dt बचेगा, तो अंदर बचा है t dt, लिमिट 0 से t है तो 0 से t ये रख देंगे, ठीक है। इसको अब ऐसे ही रहने दीजिए, अभी 0 से लेके s तक u। अच्छा dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, अगर हम dt के इंटीग्रेशन की बात करें तो इसका इंटीग्रेशन होगा t, तो यहाँ पर हम रखेंगे t, लिमिट आपके 0 से t तक दे रखी है, बीच में प्लस। t dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो t dt का इंटीग्रेशन जो होगा, t की पावर क्या है, 1, तो जैसा कि फॉर्मूला हमने बताया था कि t की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1 करेंगे, यानी कि t की पावर 2/2 बनेगा, t 1 + 1 2, t की पावर 2/2 ये बन जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ से आप समझ सकते हैं a बाहर आ जाएगा, t dt का इंटीग्रेशन आ जाएगा t की पावर 2/2 और लिमिट रख देंगे 0 से t तक, 0 से t तक, ठीक है। अब आगे रखिए, एक बार अपर लिमिट s की जगह s रहेगा माइनस, फिर s की जगह क्या आ जाएगा, लोअर लिमिट यानी 0 बराबर u। अब देखिए पहले अपर लिमिट t की जगह t रखिए, तो ये आ गया t माइनस लोअर लिमिट t की जगह 0 रखिए, ये प्लस a। अब यहाँ पे देखिए आप ना 2 को बाहर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं कि 2 बाहर आ गया, यहाँ पे बचेगा t², तो t की जगह t रखेंगे तो ये बन जाएगा t² माइनस, अब t की जगह 0 रखेंगे तो ये 0 बन जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। अब यहाँ से देखिए s बराबर लिखेंगे u का t में मल्टीप्लाई करिए ut प्लस, ये ना हाफ लिख सकते हैं a और ये केवल t², तो ये बन जाएगा। इसे थोड़ा सा आप संभाल लीजिएगा, इतना टफ नहीं, इसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इस तरीके से डेराइव होगा कि s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, और हम बड़े लोगों की तरह हम ये डेरिवेशन किए हैं और इस तरीके से आपको करना होगा। ठीक है, मतलब आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जो इंटीग्रेशन का पोर्शन है वो आपको पहले ही सिखा दिया गया है। ठीक है, चलिए जी, अब नेक्स्ट की हम बात करते हैं, नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की। देखिए, इसके बाद हम पहले कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद लास्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो ग्राफ होगा। ठीक है, मतलब इस चैप्टर में जो ग्राफ बनाए जाएंगे वो किस तरीके से ग्राफ बनाए जाते हैं हम उनको समझेंगे और फिर एनसीईआरटी की तरफ मूव करेंगे। लेकिन चलिए अब हम देखते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन किस तरीके से डिराइव किया जाएगा। देखिए, हम बात कर रहे हैं तृतीय समीकरण के बारे में, यानी कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम देखेंगे। ठीक है, अगर हम इसके इस समीकरण की बात करें तो ध्यान से समझिएगा। जैसे हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि आपने क्या किया है कि बहुत थोड़ा सा, मतलब आपने समय लिया है, समय आपने लिया है dt, हम ऐसा मान ले रहे हैं। इस छोटे से समय में आपका वेग जो है वो dv है और आपका जो विस्थापन है वो ds है। ठीक है, तो अभी बात समझिए, हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे dv और ds के हिसाब से आपको क्या मिलने वाला है, dv और dt के हिसाब से हमें त्वरण मिलेगा। तो ना एक तरीका है, आप इसी तरीके से करिएगा। हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ करने के लिए हम समीकरण मतलब a लेते हैं और a बराबर होता है dv बाई dt, a बराबर होता है dv बाई dt। यहाँ पे आगे हमें क्या करना है, a बराबर हम dv बाई dt ये रखेंगे, लेकिन हम क्या करते हैं ना कि ds बाई ds से गुणा भाग कर देते हैं, ds से हम गुणा भाग कर देते हैं। तो अब देखिए यहाँ से अगर हम बात करें कि ds बाई dt क्या होता है, तो आपको पता है कि ds बाई dt जो होता है वो वेग होता है, यानी कि वेलोसिटी ये होता है। तो हम ds बाई dt की जगह हम v लिख सकते हैं, तो a बराबर हम लिखेंगे v dv बाई ds, ये हम लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से समझिए, हम इसको यहाँ भेज देते हैं, तो जब इसको यहाँ भेजेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ से बन जाएगा a ds बराबर v dv, a ds बराबर बन जाएगा v dv। हाँ जी, चलिए यहाँ से बन गया कि v dv ये बन गया। ठीक है, अब इस एक काम करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं अब कि हाँ जी, चलिए कुछ नहीं करते, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम बोलेंगे कि दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ समाकलन करने पर, जब दोनों तरफ आप समाकलन करेंगे तो आप देखेंगे कि a ds ये ऐसे बराबर v dv आपका ऐसे आएगा। ठीक है, आगे की कहानी जरा समझिएगा। हम करें कि आपका विस्थापन 0 है, आपका विस्थापन क्या है 0, तो जब विस्थापन 0 था तो वेग क्या था u था, क्योंकि यहाँ वेग के फॉर्म दिए गए, वेग का फंक्शन है, तो यहाँ पर आपका वेग क्या था u था। लेकिन जब आपका विस्थापन s हुआ था तो वहाँ पे वेग कितना हो गया था, v हो गया था। विस्थापन जब s तो वेग क्या हो गया था, v हो गया था। ठीक है, यहाँ पर त्वरण जो होता है वो कांस्टेंट यानी अचर होता है, तो अचर कहाँ बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा ये आपका ds 0 से लेके s तक बराबर। अब यहाँ देखिए, अगर हम v की बात करें तो v dv, अगर इसके समाकलन की बात करें तो v की पावर क्या है 1, तो ये v की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 यानी v स्क्वायर बाई 2 आपका ये आता है। ठीक है, तो जो इसका समाकलन होगा वो आप देखेंगे कि v स्क्वायर बाई 2, अगर हम लिमिट की बात करें तो लिमिट u से v है, तो ये क्या है u से v है। ठीक है, u से v आपका लिमिट बन गया है। अगर हम ds के इंटीग्रेशन की बात करें तो आपको पता है कि जो ds का इंटीग्रेशन होता है वो s होता है,
ds का इंटीग्रेशन क्या होता है, s होता है। तो एक लाइन चाहे तो लिख लें a s, ये इसका इंटीग्रेशन s, लिमिट 0 से आपका s है, बराबर ये v²/2 और ये आपका आ गया u से v। ठीक है, जरा आगे की कहानी आप समझें। आप देखिए, हाँ जी, अब यहाँ पे a है तो a रहने दीजिए, पहले अपर लिमिट s की जगह रखेंगे तो s -0 आ जाएगा, लोअर लिमिट क्या है 0, यहाँ पे 2 बाहर कर लीजिए तो 1/2 ये कर लेते हैं। अब देखिए v है तो v की जगह क्या रखेंगे v, तो ये आपका आ जाएगा v², फिर माइनस लोअर लिमिट है u, तो v की जगह क्या रखेंगे u, तो ये आ जाएगा u का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? तो ये as अगर गुणा करें तो as बराबर आधा ये v² - u², ये बनेगा, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करिए, 2as बराबर v² - u², ये आपका आएगा। u² को आप इधर भेजिए तो बनेगा 2as + u² बराबर v²। इसे हम लिख सकते हैं v² बराबर u² + 2as। ठीक है, और इस तरीके से हमारा गति का तीसरा समीकरण भी प्रूफ होता है। ठीक है, तो देखिए ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन था और ये भी प्रूफ हो गया है। अगर हम बात करें इसमें प्रूविंग की, तो देखिए प्रूविंग आपको एक बार सीखना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा क्या होता है ना कि हम चीज़ों को समझ जाते हैं कि करना कैसे होता है। ठीक है, और इसी बहाने आप थोड़ा सा समाकलन भी सीख जाते हैं, यानी कि इंटीग्रेशन भी सीख जाते हैं कि किस तरीके से इसे करना होता है। तो आप सभी लोग ज़रूर एक बार इसे डेराइव कर लें ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, बाकी अगर इक्वेशन ऑफ मोशन की बात है तो ये आपको याद होना चाहिए कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, इन चीज़ों को आपको आना चाहिए। ठीक है, मतलब ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अब देखिए, अगर अब आगे की लेक्चर की बात करें तो आगे वाले लेक्चर में हम इसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल कराएंगे, लेकिन आप कम से कम इतनी बातें ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको आगे का क्वेश्चन ज़रूर समझ में आए। ठीक है, तो चलिए जी, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। तो थैंक यू।